राइट तो बच्चों कोशिश ये रहेगी कि जो अपना फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स मैं आपको कवर करके बताऊं इस लेक्चर में, राइट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब भी हम लोग सीखते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं। ठीक है, देयर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स। कौन से 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है, कोई भी बोल सकते हो वैसे रैंडमली, सैलरीज एक हेड है आपका। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है, कैपिटल गेन्स एक हेड होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल होता है, और जो कोई दूसरे हेड में कहीं फिट नहीं होता है उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है, जिसका कोई नहीं उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम का जब हम लोग टोटल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स डायरेक्टली लगाना नहीं, इसमें से आपको डिडक्शंस माइनस करने मिलेंगे। ठीक है, डिडक्शंस का चैप्टर है अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट टोटल इनकम। जब भी आप टैक्स निकालोगे आपको नेट टोटल इनकम पे टैक्स लगाना होगा। सही बात है, तो ये है आपका ब्रॉडर फॉर्मेट। जब भी आपको टैक्स निकालने के लिए कोई बोलता है तो आपको ये फॉर्मेट डिवाइड करना है, आपको नेट टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है, राइट। अभी डायरेक्टली आते हैं, पहले टैक्स स्लैब्स जनरली मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जो टैक्स स्लैब्स जब भी हम लोग सीखते हैं तो कुछ कैटेगरी के लोगों के टैक्स स्लैब सेम है। ठीक है, अभी ये कैटेगरी में कौन कौन आता है? एक तो आपका इंडिविजुअल आएगा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा। ठीक है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, DOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा, एंड AJP जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ना, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये सारे लोगों के लिए टैक्स के स्लैब्स सेम है। ठीक है, हम लोग वैसे कौन से असेसमेंट ईयर के स्लैब सीख रहे हैं? हम लोग असेसमेंट ईयर 20 to 23 के टैक्स स्लैब सीख रहे हैं। AY 20 to 23 मींस प्रीवियस ईयर 21 22। ठीक है, ओके चलो बच्चों, अभी इनके स्लैब्स कैसे होते हैं? वेरी सिंपल। ये अगर सपोज अप टू रुपीज 2,50,000 कमाते हैं, 2.5 लाख तक अगर ये कमाते हैं, ठीक है, तो 2.5 लाख तक टैक्स का रेट है 0, बराबर। अगर 2.5 लाख के ऊपर इनकी 2,50,000 के ऊपर इनकी इनकम चलेगी, यहां से लेके 5 लाख तक अगर ये कमाते हैं, 5 लाख रुपीज तक कमाते हैं, तो इनका टैक्स का रेट 5%। ठीक है, अगर 5 लाख के ऊपर इनकी कमाई है, 5 लाख के ऊपर, ठीक है, वहां से लेके अगर ये 10 लाख रुपीज तक अगर कमाते हैं तो इनका टैक्स रेट कितना होगा? कितना? 20%। और अगर सपोज ये 10 लाख के ऊपर कमाते हैं, 10 लाख के ऊपर अगर इनकी कमाई जाती है बच्चों, तो इनको 30% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सही है, तो ये है टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, अगर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP ये सब कुछ दिया है तो। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें अगर इंडिविजुअल का एज कुछ पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर होता है तो उसको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं। कैन यू टेल मी इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन कब होगा? ये इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन कब होगा? अगर उसका एज प्रीवियस ईयर में 60 और मोर, 60 साल का भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 60 और मोर, यहां से लेके अगर इसका एज 80 ईयर्स तक है, कहां तक है? 80 ईयर्स तक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में पुट करते हैं, बराबर। तो बच्चों सीनियर सिटीजन जो होता है ना, इनको टैक्स के स्लैब्स में बेनिफिट और ज्यादा मिलता है। तो इनके स्लैब में क्या डिफरेंस आ जाएगा? अगर क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन दिया है, एक चीज और, सीनियर सिटीजन होने के लिए वो पर्सन को इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं कहलाए जाते हैं, थोड़ा केयरफुल रहो। क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट लिख दिया और उसका एज 60 के ऊपर लिख दिया तो उसको बेनिफिट नहीं देना है, उसको बेनिफिट नहीं देना है। नॉन रेसिडेंट को ये वाले स्लैब्स एप्लीकेबल होंगे, 2.5 लाख वाले, राइट। अच्छा, अगर सीनियर सिटीजन है तो क्या चेंज हो जाएगा? ये जो 2.5 लाख है इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3 लाख। 2.5 लाख की जगह सिर्फ क्या कर दोगे? 3 लाख कर दोगे। सो अभी स्लैब्स क्या होंगे बताओ? अप टू 3 लाख 0%, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%। सारी कहानी से मैं 2.5 लाख की जगह मैंने 3 लाख कर दिया। ये किसकी कहानी है? सीनियर सिटीजन की, बराबर। अच्छा, अगर सपोज वेरी सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 साल के ऊपर अगर जिसका एज जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, जो भी है। ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन जो होते हैं बच्चों, इनको बेनिफिट क्या है? इनका स्लैब अलग लेवल से स्टार्ट होता है।
5 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, इनका स्लैब स्टार्ट होता है इस तरीके से, ये सब कुछ गायब हो गया, इनको 5 लाख तक कर दो 0%, बाकी सब सेम। इनको क्या करोगे, अप टू ₹5 लाख, अप टू ₹5 लाख कितना परसेंट, 0%। जैसे ही 5 लाख के ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं वेरी सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं। ये है इनके टैक्स के स्लैब्स, बराबर। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि टैक्स के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सही है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। जो अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग अलग हेड्स, इसमें से कैपिटल गेन्स एक ऐसा हेड है जहां पे टैक्स के रेट्स थोड़े अलग है। अलग है मतलब कुछ कुछ ऐसे इनकम होते हैं जहां पे फ्लैट आपको कुछ टैक्स का रेट लगता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा कैपिटल गेन्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो बच्चों कैपिटल गेन्स जो होता है ना, मैं डायरेक्टली पहले आपको बताता हूं कि कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म का होगा और लॉन्ग टर्म का होगा, ठीक है। पहले कैपिटल एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो अलग टैक्स का रेट होगा, शॉर्ट टर्म है तो अलग टैक्स का रेट होगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग कैपिटल गेन के इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं, उसका रेट क्या होता है, वो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, सही है। कैपिटल एसेट बच्चों लॉन्ग टर्म कब होगा, अगर आपने, जनरल रूल बताता हूं, अगर आपने कोई एसेट को खरीदने के बाद 36 मंथ्स तक अपने पास रखा है, कम से कम 36 मंथ्स तक, 36 मतलब कितने साल, 3 साल। अगर कोई एसेट को अपने खरीदने के बाद 3 साल तक रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, लॉन्ग टर्म कब होगा, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ्स इट विल बी लॉन्ग टर्म, उससे कम शॉर्ट टर्म। बट इसके एक्सेप्शंस है दो, कैसे दिमाग में रखोगे एक्सेप्शंस को, जहां फ्लक्चुएशन एसेट के प्राइस में ज्यादा होता है वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग को कम कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, जो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है, जहां फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, इन सब जगह पे इनका क्या बोलना है, इन सब जगह पे इनका बोलना है बच्चों कि यहाँ पे 12 मंथ्स का ही टाइम फ्रेम है। मतलब मान के चलो मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, 12 महीने के बाद में बेचता हूं, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 12 महीने के पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, क्यों, ऐसा फ्लक्चुएशन ज्यादा है, करेक्ट। तो इधर क्या होगा, 12 मंथ्स का क्राइटेरिया। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर्स अगर है, अनलिस्टेड शेयर्स मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर। ऐसे केस में या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये टाइम फ्रेम हो गया 24 मंथ्स का, 2 साल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयर का भाव जल्दी चेंज हुआ है, समझ में ही नहीं आता क्योंकि अनलिस्टेड है। या इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए इनको 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है। जनरल रूल 36 मंथ्स, दो एक्सेप्शंस। शेयर्स के लिए, लिस्टेड वाले शेयर्स के लिए, लिस्टेड वाले सिक्योरिटीज के लिए 12 मंथ्स, अनलिस्टेड वाले सिक्योरिटीज के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 मंथ्स। सो ये आपको ब्रॉडली दिमाग में रखना है। पहले ये आपको निकालना पड़ेगा शॉर्ट टर्म गेन्स है, लॉन्ग टर्म गेन्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा टैक्स का परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स का क्या रेट होता है, इसका एक अलग चार्ट है, हम लोग वो चार्ट से करते हैं इसको। सो सबसे पहले मैं आता हूं इस चार्ट पे, ये देख लो, इसको ब्रॉडली बता रहा हूं। अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन है, अगर आपका कौन सा गेन है, लॉन्ग टर्म, अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन है तो जनरल रूल क्या है, लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स का रेट होगा 20% फ्लैट। फ्लैट मतलब यहां स्लैब्स लगाना नहीं है, आपको डायरेक्टली 20% निकालना होगा, करेक्ट। अच्छा, बट अगर सपोज आपने लिस्टेड शेयर्स को खरीद के बेचा है, लिस्टेड शेयर्स को, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड शेयर्स को मैं खरीद के बेच रहा हूं तो गवर्नमेंट मेरे से ऑलरेडी खरीदते समय और बेचते समय एक टैक्स लगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीटी। व्हाट इज एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्योंकि ऑलरेडी शेयर्स को खरीदते समय और बेचते समय मैंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अभी बोलती है अब आपको टैक्स हम कम लगाएंगे, ठीक है। कितना परसेंट लगेगा, सिर्फ 10%, ठीक है। वो भी 1 लाख का एग्जम्पशन हमें मिलता है, यहां बराबर से नहीं लिखा है, ये एक्चुअली ₹1 लाख है, ठीक है। 1 लाख के ऊपर की कमाई पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सपोज मैंने शेयर सेल किए, लिस्टेड शेयर सेल किए, मेरा टोटल गेन हुआ 5 लाख, क्या करोगे, 1 लाख माइनस करना है फिर टैक्स निकालना है, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बताया, करेक्ट। तो यहाँ पे वही लिखा है, लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सारे जगह पे हमें 10% टैक्स लगाना है, करेक्ट। अच्छा, शॉर्ट टर्म गेन्स पे जनरल रूल क्या है, जनरल रूल शॉर्ट टर्म गेन्स पे आपका ये होगा बच्चों, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे दिया, उसको नॉर्मल रेट्स लगाओ। नॉर्मल रेट्स मतलब जो भी स्लैब्स पड़े,
ठीक है। बट अगर सपोज इमेजिन करो यही सेम चीज शेयर्स को लेके होती है, लिस्टेड शेयर्स वगैरह जो भी हम लोगों ने देखा है, तो ये 111A में 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। सिंपल रूल बताता हूं, जब भी सेक्शन के एंड में कैपिटल ए आ गया मतलब वो लिस्टेड वाले शेयर्स या सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 112 कौन सी चीज का है? लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन लिस्टेड शेयर्स। 111 कौन सी चीज का है? शॉर्ट टर्म गेन्स ऑन लिस्टेड शेयर्स। सिर्फ 112 बोला तो ये किसका है? सिर्फ 112 लॉन्ग टर्म गेन्स नॉर्मली फ्लैट 20% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। सही बात है। अच्छा, रूल एक और है, जिधर भी फ्लैट रेट होता है, जिधर भी फ्लैट रेट होता है उधर क्या होगा? उधर आपको बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो चैप्टर 6 के जो डिडक्शन हम लोग माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसका आपको डिडक्शन यहां से माइनस नहीं करना है। डिडक्शन रेगुलर इनकम से माइनस होता है जो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से निकलता है। सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच्चों में बता रहा हूं आपको, यहां पे जो है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट ये क्या है, एक छोटा एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुन लो। सपोज इमेजिन करो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, बराबर। ये इंडिविजुअल की दो सोर्सेस से इनकम है, एक है सैलरी, एक है सैलरीज, ठीक है, और दूसरी उसकी कमाई हो गई सपोज से इमेजिन करो इसका, हाँ बच्चों, इसकी एक और हम लोग कमाई लेते हैं, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 बोलते दिमाग में बल्ब चलना चाहिए। इस पर टैक्स रेट कितना होता है? 20%। इसकी सैलरी से कमाई होगी सपोज से 4 लाख रुपए सपोज, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सपोज ये है 5 लाख रुपए, बराबर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी आप क्या करोगे बताओ? ये सैलरी से जो कमाई है, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, इस सैलरी की कमाई को कम करते थोड़ा, सपोज को हम लोग 1 लाख ही रखते हैं, चलो 1 लाख की सैलरी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का 20% जिस पर टैक्स लगता है वो है 5 लाख रुपए, ठीक है। अब बोलो जब भी आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या करना है, पहले इस पे 20% फ्लैट लग रहा है और ये आपकी रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम पे टैक्स का रेट क्या होता है स्लैब के हिसाब से? बताओ, अगर रेगुलर इंडिविजुअल को कोई स्लैब में चेक करो, स्लैब क्या होते हैं इनके? 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख तक कितना परसेंट होगा? 0%। अब ये इंडिविजुअल जो है इसकी सैलरी से कमाई 1 लाख ही है, 1 लाख पे टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये स्लैब से नीचे है। अब आप लोग को ये बताना है कि 2.5 लाख तक हम लोग ये 0% टैक्स भर देते हैं, बट हमने 2.5 लाख तक की लिमिट में कितना लिमिट यूज किया है? 1 लाख का लिमिट यूज किया है, तो कितना लिमिट यूज नहीं हुआ है? 1.5 लाख का लिमिट यूज नहीं हुआ है। ये जो 1.5 लाख का लिमिट है इसको हम लोग बोलते हैं राइट अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये आप माइनस कर सकते हो आपके स्पेशल रेट वाले कमाई से, ठीक है। मतलब यहां कितना बच गया अनएग्जॉस्टेड बताओ? 2.5 लाख तक 0% होता है, मैंने 1 लाख का यूज किया लिमिट, तो 1.5 लाख का मैं यहां से यूज करूंगा, तो यूज करने का तब कितना आएगा? 3,50,000। ये 3.5 लाख पे अब मेरे को टैक्स लगाना पड़ेगा 20% के हिसाब से। सही है। कहानी ये है कि अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलता है। क्वेश्चन में लिख दिया नॉन रेसिडेंट, क्या करोगे? ये नहीं लेंगे, ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसका ख्याल आपको रखना है। क्लियर? पक्का? ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया एक इंडिविजुअल के नॉर्मल रेट्स कैसे होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बराबर। अच्छा, एक और बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसका आपको बहुत ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है, वो है रीबेट का, राइट। ठीक है, तो रीबेट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। बच्चों, रीबेट एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसका सेक्शन है 87 कैपिटल ए। क्या आप लोग बोल सकते हो रीबेट का बेनिफिट कौन से लोगों को मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए रीबेट बना है, एचयूएफ के लिए नहीं बना है। रीबेट मतलब टैक्स में डिस्काउंट समझ लो। रीबेट मतलब क्या? टैक्स में डिस्काउंट होता है। सिर्फ बेनिफिट किसको मिलेगा? इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकेंड, रेसिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। नंबर 3, टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब नेट टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, नेट टोटल इनकम डिडक्शंस जाने के बाद कितना आना चाहिए? अप टू ₹5 लाख। अगर 5 लाख तक की कमाई है आपकी, आप प्रेसिडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो,
ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको जो टैक्स आप निकालते हो उसमें छूट मिलती है। कितने परसेंट की, परसेंटेज नहीं सॉरी, कितने अमाउंट की, 12,500 का आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, जब भी आप टैक्स निकालोगे सब कुछ माइनस करने के बाद में जो आपका टैक्स आता है उसमें आपको याद से 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ये ऐड करना जरूरी, याद से। ठीक है, अच्छा ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली अभी रीबेट वाला पॉइंट डिस्कस किया है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, नॉन रेसिडेंट लिख देते हैं और कमाई काफी कम दिखाते हैं। नॉन रेसिडेंट को भूल के भी रीबेट का बेनिफिट नहीं देना है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखो। रीबेट एचईएफ को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? सिर्फ इंडिविजुअल्स को रीबेट का बेनिफिट मिलता है। सही बात है। अच्छा ये मैंने आपको बताया। अब बच्चों रीबेट आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। पहले आप बेसिक टैक्स निकाल लो, उसमें से रीबेट माइनस करना है। रीबेट माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसमें आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना है। हमेशा याद रखो हेल्थ एंड एजुकेशन से एंड में ही आएगा, राइट? ठीक है, सो ये था ब्रॉडली रीबेट का कॉन्सेप्ट। रीबेट के अलावा बच्चों मैं आपको सरचार्ज का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, सरचार्ज की जगह क्या है वो बताता हूं। आप लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो, उसमें से माइनस करते हो डिडक्शंस, तो आपका क्या आता है? नेट टोटल इनकम। इसमें आप लोग सबसे पहले बेसिक टैक्स निकालोगे। ये बेसिक टैक्स जो भी आ गया आपका, इस पे आप जोड़ोगे पहले सरचार्ज। सरचार्ज क्या है? जो भी आपका बेसिक टैक्स निकल रहा है उसके ऊपर टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स है। ठीक है, तो सरचार्ज अगर आप ऐड करते हो तो जो टोटल होगा इस पे अब फाइनली आपको 4% ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी रहेगा। सरचार्ज की जगह क्या है? एजुकेशन सेस के पहले आता है, करेक्ट? और सरचार्ज क्या है? बेसिक टैक्स के ऊपर टैक्स, राइट? चलो अभी आप लोग मेरे को ये चीज बता सकते हो क्या बच्चों जल्दी से कि सरचार्ज जो है इसका परसेंटेज क्या होगा? पहले इंडिविजुअल, HUF, AOP, DOI और AJP का सरचार्ज डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, सरचार्ज अमीर लोगों को ही लगता है। ठीक है, अमीर लोग मतलब अगर अप टू ₹50 लाख कमा रहे हो, अप टू ₹50 लाख कमा रहे हो, सरचार्ज का रेट कितना होगा? 0%। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है सर मैं 50 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं, 50 लाख से ज्यादा अप टू रुपीज 1 करोड़ कमा रहा है, तो कितना होगा? सरचार्ज रेट कितना होगा? 10%। ठीक है, अच्छा अगर 1 करोड़ के ऊपर गया, ठीक है, यहां से लेके 2 करोड़ तक सरचार्ज रेट 15%। अच्छा 2 करोड़ के ऊपर गया 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक कितना होगा? 25%। ठीक है, गवर्नमेंट को काम धंधे नहीं है, चुप लिस्ट बड़ा करते जा रहे हैं। एक्चुअली पहले बहुत इजी था, जब मैं खुद टैक्स सीखता था तो बहुत छोटा था, ये लंबा कर दिया निर्मला था। ठीक है, इनके भाषण भी काफी लंबे होते हैं। चलो अगर 5 करोड़ के ऊपर बच्चों इनका ये लिमिट जाता है तो क्या होगा? 37%। अब सरचार्ज तो निकाल लोगे आप, उसमें कुछ दम नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटे से चीज का ख्याल रखना है। छोटा नहीं, एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा पॉइंट है, वो बोलने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है जब मैं बोलता हूँ अरे बहुत इजी है, तो स्टूडेंट पहले थोड़ा मन को शांत कर लेता है, अरे हाँ इजी है, ठीक है, ओके, मैं तो डर जाता है वो। अभी देखो, हाँ अभी यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 25% एंड 37%, ये दो जो रेट्स है कुछ ज्यादा ही है। इनको हम लोग बोलते हैं एनहांस्ड सरचार्ज। इनको क्या बोलेंगे? एनहांस्ड सरचार्ज, एनहांस सरचार्ज। ठीक है, अभी क्या होगा सुनो, कुछ स्पेशल ऐसी इनकम है जिसपे गवर्नमेंट ने बोला है हम उस पे सरचार्ज लगाएंगे, एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे। कौन सी ऐसी कमाई है जिसपे गवर्नमेंट ने हमें ये मेहरबानी कर दी? गवर्नमेंट ने दिमाग लगा के मैं बताता हूं आपको, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा शेयर्स से जुड़ी हुई कमाई पे, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। शेयर से जुड़ी कमाई मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का है, सेक्शन बताओ, 111 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स का, लिस्टेड वाले शेयर्स है 112A। अगर आप शेयर्स खरीदते तो आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो डिविडेंड की कमाई के ऊपर भी आपको कितना परसेंट मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा? मैंने क्या बताया आपको, सरचार्ज लग सकता है, एनहांस नहीं लग सकता है।
एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। सपोज इमेजिन करो कोई पर्सन बोल रहा है सर मेरी 10 करोड़ की कमाई होगी सिर्फ डिविडेंड से, सिर्फ किससे? डिविडेंड से। तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे इन जब मैक्स निकालोगे तो आप कितना परसेंट सरचार्ज लगाओगे बताओ? 10 करोड़ मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 5 करोड़ के ऊपर हो रहा है, तो 37% की कैटेगरी में चला गया। बट इस इनकम पे हम लोग मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगाएंगे? 15%। तो कितना लगेगा? 15% लगेगा। कौन सी 3 कमाई पे आपको याद से सिर्फ 15% तक ही लगाना है? ट्रिपल वन है, 112 है, डिविडेंड। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज खुद को कैसे याद दिलाओगे? शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स से जुड़ा हुआ इनकम है, खत्म। बराबर, ठीक है। तो ये है एनहांस सरचार्ज की पूरी कहानी। ओके बच्चों, ये डिस्कशन हो गया। एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि कंपनीज को टैक्स का रेट कैसे होता है। वैसे कंपनीज के ऊपर काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो आपको क्या पूछना है? आपको ये पूछना है कि क्या ये इंडियन कंपनी है, कंपनी का टाइप्स बता रहा हूं, ठीक है, या फिर ये अदर देन इंडियन कंपनी। इंडियन नहीं, एक्चुअली डोमेस्टिक वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। क्या ये डोमेस्टिक कंपनी है या फिर ये अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है? ठीक है बच्चों, डोमेस्टिक कंपनी मतलब कौन? या तो इंडियन कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी बोलोगे, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है अगर वो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करके पे करने का अरेंजमेंट करती है। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, हम लोग मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, हम लोग मेन टैक्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना है बच्चों? उसके पहले आप लोग ये बताओगे अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए टैक्स रेट कितना है? 40%। अदर देन डोमेस्टिक के लिए टैक्स रेट कितना है? 40%। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए टैक्स रेट कितना होगा? अब ये डिपेंड करेगा। यहां पे आपको एक सवाल पूछना है, क्या डोमेस्टिक कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है 1/10/2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में? गवर्नमेंट ने टाइम बोला है, इस टाइम के दौरान अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, तो आपका टैक्स रेट होगा केवल सिर्फ 15%, ठीक है। बट अगर सपोज इसका जवाब नो है, आप ये टाइम फ्रेम में नहीं करो, आप काफी पुरानी कंपनी हो, आप बहुत पहले से अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। ऑप्शन वन ये है कि अगर आप चाहो बेनिफिट्स जो होते हैं आपको इनकम टैक्स में मिलते हैं वो सैक्रिफाइस कर सकते हो। अगर आप बेनिफिट सैक्रिफाइस करते हो बच्चों, तो आपको टैक्स रेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 22%, ठीक है। बट अगर सपोज ऑप्शन 2, अगर आप बेनिफिट्स सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, अगर आप बेनिफिट्स सैक्रिफाइस नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आप बेनिफिट्स ले रहे हो, तो आपको यहां पे टैक्स क्रेडिट या तो 25% होगा या तो 30% होगा। टैक्स क्रेडिट 25% कब होगा? अगर प्रीवियस ईयर 1920 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर नहीं है तो क्या होगा? तो आपका टैक्स रेट कितना होगा? 25%। अगर 400 करोड़ के ऊपर चला गया तो आप बड़ी कंपनी, आपको 30% लगेगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगेन एक दो रिवीजन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। वैसे लेक्चर रिवीजन का ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या बता रहा हूं, मैक्सिमम कंपनी से जुड़े हुए क्वेश्चंस टैक्स निकालो, ये आपको इंटर लेवल पे एक्सपेक्टेड कम है, ज्यादा फाइन लेवल पे ही पूछते हैं, ठीक है। बट दिया तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, सही है। तो कंपनी की कहानी भी हो गई खत्म। अभी बच्चों एक दो चीजें और जल्दी से बता दो आप लोग। पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, इनको टैक्स रेट कितना होता है? फ्लैट 30%, फ्लैट 30% होता है, सही है। मेजर चीजें तो मैंने आपको बता दी है, टैक्स कैसे निकालते हैं। इसमें एक चीज और होगा, हाँ, मार्जिनल रिलीफ का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो हम लोगों के मेनली सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कवर। सो बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ का, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ ये क्या होता है? सो मार्जिनल रिलीफ में बच्चों आपको इतना दिमाग में रखना है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स देते हैं जहां पे आपको पढ़ के एक अंदाजा लगेगा यार थोड़ा सा इनकम बढ़ गया, उसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से टैक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, उसको सॉल्व करते हैं एंड देन मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट आपको जल्दी समझ में आएगा। मिस्टर ए नाम का एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये बोल रहा है इसकी कमाई है 51 लाख। कितनी है? 51 लाख। अगर 51 लाख पे इसका टैक्स निकालना है तो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। आप लोग बोलो अगर 50 लाख कमा तो सरचार्ज क्रेडिट कितना है? 0। और सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है 51 लाख, तो सरचार्ज क्रेडिट डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 10%। तो ये बहुत जल्दी से टैक्स इसका बढ़ रहा है, करेक्ट।
तो यहाँ पे इस चक्कर में ऐसा होगा, जितना एक्स्ट्रा इनकम कमाए नहीं उतना ज्यादा, उससे ज्यादा टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को। बताता हूं कैसे, ठीक है। अभी आप लोग सिंपल से कैलकुलेशन जल्दी से करके बताओ मेरे को। अगर सपोज 51 लाख इसकी इनकम है, कैन यू टेल मी व्हाट इज बेसिक टैक्स विदाउट सरचार्ज? सरचार्ज मत लगाओ, एजुकेशन सेस भी मत लगाओ, सिर्फ स्लैब का यूज करके बोलो इसका टैक्स कितना आएगा। $13,42,500। ओके, कैन यू टेल मी अब इस पे मैं सरचार्ज जोड़ूंगा कितने परसेंट का? 10% का। इस अमाउंट पे 10% कितना होता है? 1,34,250। ठीक है, दोनों का टोटल बताओ। 14,76,750। ठीक है, ये हो गया टोटल, बराबर। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर मैं बोलूं ये पर्सन की कमाई अगर 50 लाख है, कितनी है? 50 लाख। सिर्फ 50 लाख की कमाई पे इसका बेसिक टैक्स कितना होगा बताओ? कितना? 13,12,500। सरचार्ज तो लगेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख तक की कमाई पे सरचार्ज लगता नहीं है। तो अब इसका टोटल टैक्स कितना हो गया बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से? ऑफ कोर्स 13,12,500, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट को बोल रहा है सर मेरी इनकम 1 लाख से ही बड़ी है। कितने से बड़ी है? 1 लाख से। इस चक्कर में इसका टैक्स कितने से बढ़ गया देख लो, दोनों का डिफरेंस बताओ। 164,250। कमाया एक्स्ट्रा 1 लाख, गवर्नमेंट मांग रही है 164,250। गलत हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, सर 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया ना, आप 1 लाख एक्स्ट्रा रख लो पूरा, उससे ज्यादा तो मत मांगो, उससे ज्यादा तो मत मांगो, ठीक है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये अब मार्जिनल रिलीफ के फॉर्म में गवर्नमेंट को मांगेगा। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 64,250। तो जो टोटल हम लोगों ने टैक्स निकाला है, इसमें से लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, कितना होगा मार्जिनल रिलीफ? 64,250। ये माइनस करेंगे तो अब बोलो कितना आ रहा है? 14,12,500। अब लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है याद से, बोलो कितना आएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन से का नंबर बोलो। 56,500। टोटल करो 14,69,000। सो दिस इज द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। कैसे आपको समझेगा? मार्जिनल रिलीफ वाला क्वेश्चन है, वो बहुत नजदीक से नंबर को चेंज करते हैं। 1 करोड़ 1 लाख, 51 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख, ऐसे नंबर्स दिए मतलब मार्जिनल रिलीफ निकलेगा ही। आपको जानबूझ के पूछ रहे हैं, सही है। सो इस तरीके से आपको निकालना है बच्चों मार्जिनल रिलीफ। ओके, अच्छा बच्चों, एक है कैजुअल इनकम, जिसका टैक्स कैसे निकालना है वो अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। कैजुअल इनकम मतलब ये ऐसी कमाई है जिसके लिए आपने ज्यादा मेहनत नहीं की है। इसमें आएगा आपका लॉटरी का इनकम, इसमें बेटिंग या गैम्बलिंग से अगर आपने कुछ कमाया है पैसा तो वो भी आएगा। ये लीगल को या इलीगल को इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट लीगल इलीगल सारी चीजों पर टैक्स लगाते हैं, इनको सिर्फ टैक्स से मतलब है, इनकी फेवरेट चीज है टैक्स, कोई भी कमा रहा हो, राइट। तो जो लॉटरी का इनकम है बच्चों, बेसिकली उसमें हम लोग सिर्फ विनिंग्स को टैक्सेबल करते हैं। अगर मान के चलो मेरे को लॉटरी का टिकट लगा 10 लाख का सपोज, ठीक है, और लॉटरी के टिकट के लिए मैंने खर्चा किया सपोज 50,000 का, ये टिकट का खर्चा आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। कितना अमाउंट जीते हो? 10 लाख। गवर्नमेंट बोलेगी इस पे 30% फ्लैट टैक्स भर दो, इसमें कोई डिडक्शन माइनस नहीं होगा। चैप्टर 6 के डिडक्शन इसमें से माइनस नहीं होते, फ्लैट 30% आपको पे करना होगा, राइट। अच्छा, इसमें से आपको और कुछ भी माइनस, अनएग्जॉस्टेड लिमिट जो हम लोग माइनस करते इधर से नहीं मिलेगा, इधर से नहीं माइनस करना है, करेक्ट। तो यहां पे इधर रीबेट का बेनिफिट मिलता है अगर आपकी कमाई 5 लाख से कम है, ठीक है। ओके, सो 30% आपको पे करना होगा। कैन यू कैलकुलेट 10 लाख पे 30% कितना होगा? 3 लाख। वो 3 लाख पे अब और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है। सो इस तरीके से कैजुअल इनकम पे टैक्स लगता है, वेरी वेरी इजी। कोई भी चीज का बेनिफिट मत दो, रीबेट का मिल सकता है। सपोज इमेजिन करो कोई पर्सन बोल रहा है सर मैंने साल भर कुछ नहीं किया, मेरे को सिर्फ 3 लाख का लॉटरी मिला, क्या करोगे? 3 लाख की इनकम है और कुछ भी नहीं किया, तो 3 लाख में 30% बोलो कितना होगा? 90,000, ठीक है। क्योंकि इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो ये रीबेट के लिए एलिजिबल होगा। तो रीबेट कितना मिलेगा? 12,500 का, माइनस करो 12,500,
7,500, अब इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सब मिला के 80,000 ये टैक्स आएगा। समझा? सब बता दिया। एक चीज और, एक चीज और, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इनकम को छुपाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम, या फिर खर्चा किया गवर्नमेंट को बताया नहीं, इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट से छुपा दिया। अगर आप कहीं से भी ब्लैक मनी जो है आप अगर कर रहे हो, या फिर अपने इनकम को छुपाए, खर्चों को छुपाए, इन्वेस्टमेंट को छुपाए, ये सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड की कैटेगरी में आती है, आपने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, या फिर आप बोल रहे हो असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्योंकि आपने इनकम को छुपाया है, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। तो आपको टैक्स का रेट कितना होगा, सीधा 60% टैक्स का रेट, प्लस इस इनकम पे सरचार्ज लगेगा कितना परसेंट, 25% सरचार्ज। कितना परसेंट, 25% सरचार्ज। सपोज इमेजिन करो 1 लाख की इनकम आपने छुपाई है, तो ये 1 लाख के पहले 60% बोलो 60,000, ये 60,000 पे आपको 25% ऐड करना है, कितना होगा 60,000 पे 25%, हाँ 15,000, एग्जैक्ट 15,000, ओके चलो, तो ये दोनों का टोटल करो 75,000। अब इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से पाएगा, सब मिला के कितना हो जाएगा 78,000। तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट इनडायरेक्टली 78% टैक्स लगा रही है, तब इनकम छुपाया तब, समझा? ठीक है, ब्रॉडली टैक्स कैसे निकालते, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो सरचार्ज के रेट्स होते हैं कंपनीज के अलग है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा दिमाग में रख के जाना पड़ेगा। कोई बोल सकता है कंपनीज के लिए कितना है, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए सरचार्ज का रेट कितना होगा? बच्चों रूल मैं आपको बताता हूं, देखो यहां से आपको बता ही देता हूं कि कंपनीज को कितना लगेगा सरचार्ज का रेट। इधर एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट से बता दूंगा तो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी को कितना है, देखो डोमेस्टिक कंपनी को 1 करोड़ से 10 करोड़ की कमाई पे 7% है और 10 करोड़ के ऊपर 12%। अच्छा, फॉरेन कंपनी को ऑलरेडी काफी लूट लिया है, 40% लगा रहे हैं, तो इनको सरचार्ज कम कर दिया, इनको 1 करोड़ तक 0 है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक सिर्फ 2% है, 10 करोड़ के ऊपर 5%। लर्न करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, बट अगेन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि क्या लॉजिक है। डोमेस्टिक कंपनीज पे कम नहीं लगाया, ज्यादा लगाया, और फॉरेन कंपनीज पे ज्यादा लगाया, क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनीज को ऑलरेडी टैक्स ज्यादा है, सही है, ओके। अच्छा, ये अगेन लोकल अथॉरिटी फॉर्म एलएलपी, ये भी एक बार देख के जाना, 1 करोड़ तक की कमाई पे 0% है, ठीक है। 1 करोड़ के ऊपर अगर जाता है तो कितना होगा 12%, खत्म, सिंपल है, सही है, ओके। तो ये आपको रखना है दिमाग में, राइट। तो मैंने ब्रॉडली आपको टैक्स कैसे निकालते हैं ये सारे चीजों पे यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कशन किया है, बराबर। चलो।